आज हम कार्य संवर्धन के सिद्धांत या आवश्यक तत्व या तरीकों की बात करते हैं। तो इसमें सर्वप्रथम हम देखते हैं कि हमने देखा कि कार्य विस्तार और कार्य जो संवर्धन की बात करते हैं, इसमें जो सबसे पहला अगर तत्व है वो है कार्य की अपेक्षाओं में वृद्धि करना। यानी सर्वप्रथम ये करेंगे कि कार्य संवर्धन के लिए कार्यों को इस प्रकार परिवर्तन करना चाहिए कि कार्य करने में अधिक चातुर्य की आवश्यकता हो और कर्मचारियों के जो दायित्व हैं, जो लायबिलिटीज़ है, उनमें भी अभिवृद्धि हो, जिससे उनको कार्य करने में आनंद की अनुभूति हो। आगे बात करें चुनौतीपूर्ण कार्य को बिल्कुल ऐसे चुनौतीपूर्ण बनाकर या कठिन बनाकर उसे कार्य को संवर्धन किया जा सकता है। ऐसे ही अगर आगे बात करें स्वाभाविक कार्य इकाई, कि कार्य संवर्धन के लिए स्वाभाविक कार्य इकाई गठित करनी चाहिए। इससे कर्मचारी उस कार्य में अपनत्व का भाव रखेंगे और अधिक जिम्मेदारी की भावना के साथ उसे विकास होगा। आगे बात करें कार्य विस्तार की, अगर हम बात करें कि कार्य विस्तार के लिए किसी कार्य में से संबंधित जो विभिन्न क्रियाओं का एक संयोजित कॉम्बिनेशन की बात करना चाहिए, जिससे कार्य को विविध प्रकार के जो चातुर्य हैं यानी वेरियस जो स्केल की बात करें की आवश्यकता होगी, तथा कर्मचारी अपनी योग्यता का उपयोग भी कर सकेंगे। यानी उनके जो ज्ञान और चातुर्य है उसका वो अधिक से अधिक उपयोग में लाएंगे। आगे बात करें लंबवत कार्य भारण की बात, यानी वर्टिकल की बात करें कि कार्य संवर्धन के लिए लंबवत कार्य भारण यानी वर्टिकल जॉब लोडिंग की बात है करना चाहिए। अगर बात करें दूसरे शब्दों में तो नियोजन एवं नियंत्रण के जो कार्य के साथ जोड़ देना चाहिए, जिससे कर्मचारी स्वयं अपने कार्यों की जो क्रियाविधि हैं या मेथड्स हैं या उपकरण हैं, टूल्स की बात करें या जॉब स्पीड की बात करें, कार्य की गति की बात करें या किस्म जो नियंत्रण है क्वालिटी कंट्रोल की बात करें आदि से संबंध में स्वयं निर्णय कर सकेंगे। उनको जो दायित्व दिए जाए उनको उसके लिए जिम्मेदार उसकी लायबिलिटी भी उसको दे दी जाएगा। अगर आगे बात करें कार्य समय सारणी की जो स्वतंत्रता की है कि समग्र संस्था की जो कार्य समग्र सारणी की बात करें तो सीमाओं के भीतर कर्मचारियों को अपने कार्य की समय सारणी बनाने की स्वतंत्रता होनी या देनी चाहिए, जिससे वो अपने खुलकर उस कार्य को कर सकें। नवीन ज्ञान का अवसर की बात करें, कार्य संवर्धन एक सिद्धांत ये भी है कि कार्य की ऐसी दशाएं उपलब्ध की जानी चाहिए जिससे कर्मचारी नवीन बातें सीख सके और अपने नए अनुभव प्राप्त कर सके, यानी इनोवेशन को अपनाए और उसे क्रियान्वित भी करे। निर्णय स्वतंत्रता की बात करें कि कार्य संवर्धन के लिए जो कर्मचारी अपने कार्यों को जो विधियां हैं, कार्य हैं, अनुक्रमों, कार्य की जो गति, कार्य अनुमोदन आदि से संबंधित सभी निर्णय जो है उसके लिए उसे अधिक से अधिक स्वतंत्रता देनी चाहिए। आगे बात करें सहभागिता की बात करें, कार्य संवर्धन के लिए निर्णय में अधीनस्थों की सहभागिता को बढ़ाना चाहिए। जो अपने अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनको साथ लेके या उनको सहभागी बनाकर कार्य को अधिक प्रभावी ढंग से करें। आगे बात करें समतल संचार की व्यवस्था करें कि कर्मचारी अपने समान स्तर के अन्य कर्मचारियों के बीच संचार की जो स्वतंत्रता देनी चाहिए, यानी जो अपनी बातचीत और जो भी निर्णय जो चीज़ें हैं उनके लिए वो स्वतंत्र रहें। कार्य पहचान की बात करें कि कार्य संवर्धन हेतु कर्मचारियों को अपनी कार्य से पहचान करानी चाहिए कि प्रत्येक कर्मचारी को ये ज्ञात होना चाहिए कि उसे कौन सा काम, कौन सा प्रोडक्ट या कौन सी सेवा के निर्माण में उसको योगदान दिया है या कार्य करना है। संस्था के विकास में योगदान की बात करें तो कर्मचारियों को यह भी ज्ञात होना चाहिए कि उसके जो कार्य हैं उस संस्था के विकास और कल्याण के लिए किस प्रकार योगदान कर रहे हैं, कि वो जो कार्य कर रहा है वो सोसाइटी के लिए भी उपयोगी है अथवा नहीं है। पर्यवेक्षणों स्तरों में जो सुपरविजन के जो हैं स्तर उनमें भी कमी, कि जैसे जानते हैं कि कार्य संवर्धन के लिए पर्यवेक्षकों को स्तरों में भी कमी की जानी चाहिए। इससे भी कर्मचारियों के प्रबंधकीय व्यवहार करने हेतु प्रेरित किया जा सकता है। यानी यूँ कहें कि जब कार्य अपने आप ही अपनी निरस्ता उभाऊपन को वो कार्य करने के लिए
जब व्यक्ति एक ही व्यक्ति कार्य कर रहा है, या यूँ कहें कि उसके कार्य संवर्धन में वो बात करें कि कार्य के अपने दायित्वों को और ज़्यादा बढ़ा रहा है और स्वतंत्र रूप से वह कार्य कर रहा है, जिम्मेदारी ले रहा है, तो ये जो पर्यवेक्षक सुपरवाइज़र है फिर इनकी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक ग्राहक संबंध की बात करें, डायरेक्ट जो कस्टमर रिलेशन की बात करें, तो कार्य संवर्धन की सफलता के लिए कर्मचारियों का उस ग्राहक या पक्ष का क्लाइंट के अगर से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया जाना चाहिए जो उसके द्वारा निर्मित जो उत्पाद और सेवाओं का उपभोग करता है। यानी जो प्रोडक्ट जो उपभोग कस्टमर जो उपभोग कर रहे हैं उनसे उनके जो राय है वो भी लें, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि व्यक्ति कि भाई साहब कि इसका रिजल्ट आप बताएं या इसको रैंक दें कि कितने नंबर इसको मिलने चाहिए, या आप इसका अपना अनुभव बताएं कि ये व्यक्ति ये चीज़ आपके उपभोग में आने के बाद आपका कैसा रहा। यानी यदि कर्मचारी को उस व्यक्ति से प्रत्यक्ष संपर्क होता है तो उसकी सेवा या उसके द्वारा निर्मित उत्पाद का उपभोग करता है तो वह उसकी भावनाओं से भी अवगत हो सकता है। यानी उससे पूछ सकता है कि भाई साहब आप इसके बारे में राय तो अपनी प्रकट कर दें कि इसमें कोई सुधार की गुंजाइश है या ठीक है। इससे कर्मचारियों की अपनी जो कमियों को प्रत्यक्ष रूप से जान सकता है। यानी मुझ में कोई कमी है तो मैं निश्चित ही अपने स्टूडेंट छात्रों से कोई बात विमर्श करके उस कमी को दूर करने का प्रयत्न करता हूँ। तो ठीक वैसे ही एक संस्था के लिए भी जो उनका अगर प्रत्यक्ष संबंध हो तो उनसे बातचीत करके उस कमी को दूर किया जा सकता है। जवाबदेता एवं उत्तरदायित्व में वृद्धि, जो अकाउंटेबिलिटी की बात करें कि कार्य संवर्धन हेतु कर्मचारियों को कार्य करने के लिए जो अधिकार दिए जाने चाहिए, साथ ही कर्मचारियों को अपने अधिकारियों के प्रति कार्यों के लिए जो जवाबदेता या उत्तरदायित्व में वृद्धि कर देनी चाहिए। ऐसे ही अगर बात करें आगे कि प्रतिपुष्टि की बात करें, जो फीडबैक की बात करें कि कार्य संवर्धन के लिए प्रत्यक्ष प्रतिपुष्टि भी आवश्यक है। अतः प्रत्येक कर्मचारी को अपने द्वारा किए गए कार्यों की जो किस्म एवं मात्रा के संबंध में प्रत्यक्ष जानकारी मिलनी चाहिए। ऐसी सूचना सामान्यतः उसके अधिकारी या जो पर्यवेक्षक के माध्यम से नहीं मिलनी चाहिए बल्कि प्रत्यक्ष रूप से ही मिलनी चाहिए। यानी अधिकारी कहे कि साहब आपने ये कमी रख दी या वो कमी, उससे बढ़िया है कि वो सीधे ही कस्टमर से ही उसको फीडबैक मिल जाए और वो कमी को पूरा कर दे, जिससे उसको बुरा भी नहीं लगेगा और क्वालिटी और किस्म में सुधार भी हो जाएगा और वो अपनी कमी को दूर भी कर लेगा।